हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेल्टर। दोस्तों, क्या पाँचवीं पास से तेज है इस सीरीज के तहत हम लोग पर्यावरण और हम पुस्तक को क्लास 5 के पर्यावरण हम पुस्तक के भाग 3 को डिस्कस कर रहे हैं। और अब ये जो है पाँचवा लेक्चर है। इसके पहले 4 लेक्चर पूरे हो चुके हैं और हर एक लेक्चर में हम लोग 25 से 30 MCQ जो है उस बुक का करते हैं। तो और ये सारी जो MCQ है वो SCRT या BTC का निचोड़ है, जो कि आपके बिहार शिक्षक बहाली के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। अभी तक हम लोगों ने क्लास 4 के TBC को कंप्लीट कर लिया है, पर्यावरण और हमको। और क्लास 5 में जो है ये सारे चैप्टर जो है अब तक कंप्लीट हो गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग मैंने नक्शा बनाया, हमारी फसलें हमारे खान पान, जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण, ये 3 चैप्टर को हम लोग MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। और सारे MCQ जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पहले पूछे जा चुके हैं उनको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आप जो है करंट अफेयर्स की तैयारी जो है इन सारे वीडियो से भी कर सकते हैं, जो कि चैनल पे अवेलेबल है। देखिए, आज जो हम लोग चैप्टर 9 को देखेंगे, मैंने नक्शा बनाया। इस चैप्टर में मेनली बताया क्या गया है, मैप का महत्व बताया गया है कि मैप जो है क्यों ज़रूरी होता है। साथ ही इसमें बिहार के मैप को भी डिस्कस किया गया है और बिहार के जिलों के बारे में इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे गए। वो सारे चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर पे आधारित MCQ भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि स्कूल में जो है एक बच्ची होती है, उसे वो अपने घर आती है और बताती है कि आज मैडम जो है उनके घर आएंगी, क्योंकि उन्होंने आज मैप का प्रैक्टिस करने के लिए दिया था और बोली थी कि सबके घर जो है वो मैप के थ्रू जाएंगी। और वो अपना एक मैप बनाती है घर का कि हमारा घर जो है इस डायरेक्शन में है। खैर, हमारे काम की चीज़ें क्या है? हमारे काम की चीज़ें ये है कि मैप की कुछ ज़रूरी चीज़ें होती है। पहले तो ये जान लेते हैं कि मैप होता क्या है। तो मैप बोला जाता है कि पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थान, नगर, देश, पर्वत, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज़ पर लघु रूप में बनाना ही मानचित्रण कहलाता है। ठीक है, अर्थात मैप कहलाता है। मतलब कोई भी आप एक कागज़ ले लो, उस कागज़ के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो पर्वत पठार हो, नदी हो, उन सारी चीज़ों को जो है एक पैमाने के तहत अगर आप बना रहे हैं तो वो जो है मैपिंग कहलाता है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ बना के और एक संकेत दिया गया है कि हाँ, ये जो है इसे दर्शाता है, ये स्कूल को, ये पुल को इस तरीके का है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ मिसिंग था, वो बाद में मैडम ने जो उसमें सुधार कर दिया था। इसमें जो है डायरेक्शन नहीं दिया हुआ था। तो मैप का डायरेक्शन जो है वो ज़रूरी होता है। मैप में अगर डायरेक्शन की बात करें तो जो ऊपरी हिस्सा होता है वो होता है नॉर्थ डायरेक्शन, जो निचली हिस्सा होता है मैप में वो होता है साउथ, और जो राइट साइड होता है वो होता है ईस्ट, और जो लेफ्ट साइड होता है वो होता है वेस्ट। ठीक है, तो इधर जो है वो वेस्ट होता है और पश्चिम हो गया। तो आप याद रखिएगा, मैप में जो है जो ऊपर का हिस्सा होता है वो उत्तर होता है, नीचे जो दक्षिण होता है, दाईं साइड में पूर्व और बाईं साइड में जो है पश्चिम होता है। ये मैप का डायरेक्शन होता है। और कोई भी मैप तब तक अधूरा है जब तक उसमें डायरेक्शन और पैमाना नहीं दिया हुआ है। पैमाने के आधार पर ही हम लोग किसी मैप को ट्रू मैपिंग बोल सकते हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन बन सकता है। तो NTPC 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था कि नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कैलीग्राफी, जियोग्राफी, जियोलॉजी या कार्टोग्राफी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी जो है वो नक्शे के अध्ययन को कहा जाता है। वहीं अगर कैलीग्राफी की बात करें तो ये जो है हैंडराइटिंग से रिलेटेड है। जो सुलेखन हम लोग बोलते हैं वो इस का मतलब होता है, सुलेखन मतलब अच्छे जो राइटिंग है उससे से ये रिलेटेड है। ज्योग्राफी हो गया भूगोल को, जिसमें हम लोग अपने पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। फिर जियोलॉजी होता है कि पृथ्वी की जो बनावट है, पृथ्वी की जो संरचना है, परत है पृथ्वी के, उन सारे भूगर्भ की बातों को जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो जियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो ये सारे जो है इसके बारे में था। तो अब ध्यान रखिएगा कि जो नक्शे का अध्ययन है या मानचित्र का जो अध्ययन है वो कार्टोग्राफी कहलाता है।
आगे पूछा गया कि मानचित्र में कौन उत्तर दिशा को निरूपित करता है। मानचित्र का ऊपरी भाग, मानचित्र का निचला भाग, मानचित्र का दाएं भाग और मानचित्र का बायां भाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानचित्र का ऊपरी भाग। अभी मैंने डिस्कस किया था कि मैप में जो है जो नॉर्थ होता है वो ऊपर की ओर होता है, साउथ जो है वो नीचे की ओर होता है और राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में जो है वो वेस्ट होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब क्या है कि इसमें आगे बिहार का एक मैप दिया गया है और मैप देने के बाद कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि वैशाली जिला जो है वो के पूर्व में कौन सा जिला है। तो आप देख सकते हैं वैशाली जिला यहाँ पे, और इसके पूर्व में कौन होगा, तो पूर्व मतलब हो गया हमारा राइट साइड, तो वहाँ पे समस्तीपुर आ जाता है। फिर जहानाबाद जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है, तो जहानाबाद यहाँ पे आ जा रहा है लोकेशन, और उसके दक्षिण में जो है गया जिला आता है। फिर बिहार के पड़ोसी राज्यों के नाम देखकर बताइए, और बिहार राज्य की सीमा किस देश के साथ जुड़ी हुई है। तो ये सारे फैक्ट जो है हम लोग एक एक करके देख लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि ये अगर यहाँ पे हम लोग इस मैप को डिटेलिंग करने लगे, और आपको मालूम हो कि बिहार में 38 ज़िला हैं, और ये 38 ज़िला से रिलेटेड अगर आपको बताया जाए तो वो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने इसके ऊपर जो है एक डेडिकेटेड वीडियो कल अपलोड किया था, आप उसे जाके देख सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि लगभग 35 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपको करवाए गए हैं MCQ में, और उसके पहले डिटेल में मैपिंग के थ्रू जो है पूरे बिहार के नक्शा को डिस्कस किया गया, कौन सा ज़िला किससे टच करता है, कितने ज़िले हैं जो कि बाउंड्री नहीं बनाते, बिहार का मैप कैसा है, लैंडलॉक है या क्या है, वो सारी बातें जो है इसमें की गई है। आप एक बार जाके ज़रूर देखें। फिर भी हम लोग जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। पूछा गया है कि बिहार के कितने ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य एवं देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। ऑप्शन है 12, 16, 15, 23। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। आगे पूछा जा रहा है कि कैमूर जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है मगध, पटना, तिरहुत या मुंगेर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पटना। कैमूर जो है वो पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। फिर आगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना आप रट के याद नहीं कर सकते। ये सारे क्वेश्चन जो आप मैप के थ्रू ही अगर आप देखोगे तो आपको लंबे समय तक याद रह पाएगा। तो आप मैप के थ्रू इनको ज़रूर देखें। ऐसे इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास। तो यूपी के साथ जो है वो औरंगाबाद अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता है। बिहार की राजधानी पटना कुल कितनी जिलों के साथ सीमा बनाती है। ऑप्शन है 8, 9, 10, 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। ये क्वेश्चन जो है वो BPSC में पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिर भी हम लोग एक बार जो है एक ओवरव्यू ले लेते हैं बिहार के मैप का। देखिए बिहार में जो है कुल 38 ज़िले हैं, और ये 38 ज़िले और 9 प्रमंडल है बिहार में। अगर बात करें बिहार का सबसे जो है उत्तरी ज़िला कौन सा है, कौन जो है सबसे नॉर्थ में है, तो वो हमारा हो जाएगा पश्चिम चंपारण। ये सबसे नॉर्थ में आ जाता। वहीं अगर दक्षिण में बात करें कि सबसे दक्षिणी ज़िला कौन है, तो वो गया है। गया को आप देख सकते हैं सबसे दक्षिण में है। थोड़ा बहुत लगता है जमुई से कन्फ्यूजन, लेकिन नहीं, अगर सीध में देखा जाए तो जो गया का है पॉइंट वो सबसे दक्षिण में आ जाता है। वहीं अगर सबसे पूर्वी जिला की बात करें तो किशनगंज जो है वो बिहार का सबसे पूर्वी जिला है, और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो कैमूर है। तो ये चारों पॉइंट आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, और इससे पहले भी BPSC के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है BPSC सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। और अगर एक ओवरव्यू देख ले कि कितने ज़िले जो हैं किन किन देश से या फिर राज्य से बिलोंग करती है, तो वो भी हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए जो बिहार का चौहद्दी है उसमें जो है नॉर्थ में हमारा नेपाल है, साउथ में झारखंड है जो पहले बिहार का पार्ट हुआ करता था। उसके बाद जो पूर्व दिशा है उधर जो है पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है। तो ये बिहार की चौहद्दी हो गई। अगर बात करें नेपाल से लगने वाले ज़िलों की, तो आप देखिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 ऐसे ज़िले हैं जो कि नेपाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं। और एग्ज़ाम में जो सबसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही होता है कि कौन से ज़िले हैं जो कि नेपाल के साथ बाउंड्री नहीं बनाते हैं।
तो आप इन जिलों को ज़रूर याद रखें, और मैप के थ्रू अगर याद रखेंगे तो आपको सहूलियत होगा। साथ ही कुछ कन्फ्यूजन पॉइंट होता है, जैसे शिवहर। शिवहर जो है वो नेपाल के साथ बाउंड्री को टच नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन में क्या है कि शिवहर दे दिया जाता है और कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल के साथ लगने वाले ज़िलों की। तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये 3 ऐसे ज़िले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका 6, और भागलपुर 7, और फिर ये कटिहार 8 ऐसे ज़िले हैं जो कि झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। आपको डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने ज़िले जो है नेपाल के साथ बाउंड्री टच कर रहे हैं, कितने बंगाल के साथ कर रहे हैं, कितने झारखंड के साथ कर रहे हैं, और कितने यूपी के साथ कर रहे हैं। तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा, तो आप इजी वे में इसका आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन क्या होता है। ये जो रोहतास का क्षेत्र है, ये क्या है कि थोड़ा सा इसका जो पॉइंट है वो इस साइड में निकला हुआ है। ठीक है, जिसके कारण ये यूपी को तो भी टच कर रहा है और इधर झारखंड को भी टच कर रहा है। और वहीं इसके कारण क्या है कि कैमूर का जो एरिया है वो झारखंड को टच नहीं करता। तो ये बहुत लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन ये मैप काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो रोहतास का एरिया है वो जो है यूपी को टच कर रहा है और झारखंड दोनों को टच कर रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यूपी से लगने वाले ज़िलों की। तो एक पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास 8 ऐसे ज़िले हैं जो यूपी के साथ बाउंड्री टच कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि नेपाल के साथ 7, पश्चिम बंगाल के साथ 3, झारखंड के साथ 8 और यूपी के साथ 8। ये इतने ज़िले हैं जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये तो एक ओवरव्यू था, और जिस से बताना चाह रहा था कि आप मैप के थ्रू जो है कितने अच्छे तरीके से इनको समझ सकते हैं आप। इसलिए जो है इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके सारे कन्फ्यूजन जो है बिहार रिलेटेड मैप के दूर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले एक्सरसाइज की। जो अगला एक्सरसाइज है वो है हमारी फसलें हमारा खान पान। ठीक है, इस एक्सरसाइज में एक्चुअली बताया क्या गया है, तो इस एक्सरसाइज का नाम है हमारी फसलें हमारे खान पान। इस एक्सरसाइज में क्या होता है कि जो 2 बच्चे हैं वो आते हैं बड़े दिन की छुट्टियों में। बड़े दिन का मतलब आप समझ सकते हैं, ये जो 25 दिसंबर से 31 जनवरी या 1 जनवरी 31 दिसंबर या 1 जनवरी तक का जो छुट्टी होता है उसे बड़ी दिन की छुट्टियां कहते हैं। तो उस छुट्टी में जो है बच्चे आए हुए होते हैं अपनी दादी के घर में, और फिर क्या है कि दादी जो है एक लाइन बोला करती है कि गांव जो है वो शहरी जीवन का आधार होता है। तो इसी पॉइंट के ऊपर जब डिस्कशन स्टार्ट होता है तो फिर बच्चे पूछने लगते हैं कि ऐसा क्यों है। तो वो बताती हैं कि शहर में जो भी चीज़ें हैं खाने पीने के, वो सारे चीज़ों का जो उत्पादन वो गांव में होता है, खासकर खाद्य पदार्थों का। तो उसी के डिस्कशन के क्रम में जो है उसके दादा उसे खेत पे ले जाते हैं, और वहाँ पे बच्चे जो है बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे धान का बिचड़ा, धान को देखते हैं, और फिर उनके दादाजी उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस तरीके से इसका खेती किया जाता है। खैर, हमारी काम की चीज़ें क्या है हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले तो बात है कि ये पूछा जा रहा है कि धान जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि धान जो है वो कब लगाया जाता है, कब जो इसकी बुनाई की जाती है, कब कटाई की जाती है, ये सारे चीज़ पूछे जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। फिर इसमें ये भी बताया गया है कि कैसे जो है मतलब धान से जो है वो अन्न हमें प्राप्त होता है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि पौधे से बीजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ओटाई, थ्रेसिंग, कटाई या टैनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग। पौधे से उसके बीजों को अलग कर उसकी कुटाई करते हैं और जिससे हमें चावल प्राप्त होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो हमें वो क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। गांव में आपने देखा होगा थ्रेसर को, और वो बहुत अलग अलग टाइप के भी होते हैं, जैसे गेहूं के लिए थ्रेसिंग होता है, चावल के लिए, धान के लिए जो है अलग टाइप का होता है।
तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो कहलाता है थ्रेसिंग। अब बाकी के ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है ओटाई। ओटाई क्या होता है? देखिए, ओटाई होता है जब बीजों को बीजों से रेशा प्राप्त किया जाता है। जैसे कपास के बीज है, अब कपास के तो बीज है, अब उनसे जो हमें रेशा प्राप्त करना है, तो वो जो प्रोसेस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा ओटाई। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? ओटाई। जैसे चावल के जो दाने हैं उनसे जो है चावल निकालना वो कहलाता है थ्रेसिंग। वैसे ही कपास के बीज से रेशा निकालना वो ओटाई कहलाता है। अब है कटाई क्या होता है? तो ये कटाई धान की कटाई नहीं है, ये अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कटाई का मतलब हो गया कि जो आप रेशा देखते हैं, अब रेशा से क्या है कि उसे और प्रोसेस करके सूत तैयार किया जाता है, तो उस प्रोसेस को जो है वो कटाई कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कटाई क्या होता है। अब है टैनिंग। टैनिंग क्या होता है? तो टैनिंग का एक दूसरा नाम होता है चमड़ा कमाना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो जानवरों की खाल या त्वचा होते हैं, अर्थात जो रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ मटेरियल को जो है वो केमिकल के थ्रू जो है उसे एक क्या बोल सकते हैं, चमड़े के रूप में जो है बनाया जाता है। वैसा चमड़ा जिसका कि आगे चल के फैक्ट्री वगैरह में यूज हो सके, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है टैनिंग। और ये भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ये सारे ऑप्शन को आप ज़रूर याद रखें। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इसका आंसर हो जाएगा थ्रेसिंग। अब देखते हैं इससे रिलेटेड। देखो, आप एनसीईआरटी या बीटीवीसी का खासियत क्या होता है ना, ये दो लाइन से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इस दो लाइन से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत ज़्यादा मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बोला गया है कि बरसात में लगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल कहते हैं, सर्दी में लगाई जाने वाली फसलें रबी की फसल होती है, और गर्मी में लगाई जाने वाली फसलों को जायद या गर्मा फसल कहते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट कैसे है आप खुद ही देख लेना। एक क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2013 में। क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? बोला जा रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद जो फसल बोई जाती है उसको क्या कहते हैं? रबी, खरीफ, वर्षा पूर्व या शुष्क खेती। अब देखो, आपने अगर वो लाइन पढ़ा है तब तो अभी आपको हिट हो रहा है, नहीं तो ये यही क्वेश्चन लगने लगता है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि बरसात में लगाई जाने वाली फसल खरीफ फसल होती है। अब उसी को थोड़ा सा एडवांस कर दिया। बरसात का मतलब क्या? दक्षिण पश्चिम मानसून, भारत में वर्षा उससे होती है, तो बोला जा रहा है कि उसके बाद जो फसल होगी वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरीफ। अगला क्वेश्चन है कि रबी फसल किस मौसम में उगाई जाती है? गर्मी, वर्षा, सर्दी, बसंत। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सर्दी। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल लाइन में लिखा हुआ है कि सर्दी में लगने वाली फसल रबी की फसल होती है ना। तो एक छोटा छोटा लाइन से भी जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। और बहुत सारे जो बोर्ड है वो बीटीवीसी या एनसीईआरटी को जो है काफ़ी फॉलो करते हैं, और ख़ासकर बिहार के एग्ज़ाम में तो वो सिंपल लिख देते हैं कि हम लोग बीटीवीसी को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हमें ये बुक पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। अब कुछ और इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। जैसे रबी की फसल। रबी की फसल क्या है कि ये सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये रबी की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। तो रबी की फसल जो है वो अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है, और गर्मी में अप्रैल से जून तक काटी जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें कौन कौन से फसल आते हैं? गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। मतलब ये सारे जो फसल है वो आपके सर्दी के मौसम में होते हैं। ठीक है, रबी की फसल कब हो रहा था? रबी का फसल जो है आपका सर्दी के मौसम में हो रहा था। तो सर्दी के मौसम में कौन कौन होता है? गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। और उस फसल को कहते हैं क्या है? रबी। आप एक और चीज़ मतलब एक ट्रिक बोलो या जो भी आप समझो। रबी का मतलब क्या हुआ? हम लोग सूरज को भी रबी बोलते हैं। ठीक है, रबी भी बोला जाता है। और रबी का ज़रूरत जो है वो ठंड में ज़्यादा होता है, लेकिन वो रबी होते नहीं है। ठीक है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो कि रबी के फसल में रबी नहीं होते, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं होता, धूप नहीं होता। तो वैसे में गेहूँ, जौ, चना
गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों, ये सारी फसलें जो है वो उगाई जाती है। वहीं अगर खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल जो है वो मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है। ठीक है, मानसून की शुरुआत करने का मतलब होता है जून जुलाई का जो मंथ होता है, जो अभी आप देख रहे होंगे कि प्री मानसून बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो जून जुलाई का जो मंथ होता है वो उसे मानसून का मंथ बोलते हैं। तो उस टाइम जो है वो बारिश शुरू हो जाती है। तो मानसून के साथ की शुरुआत के साथ उगाई जाती है और इसकी कटाई कब होती है? सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। तो वैसे फसल जो है वो खरीफ फसल होते हैं। अब इसमें क्या है कि पूछा जा रहा है कि कौन कौन से फसल जो है वो खरीफ के फसल है। तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर या अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, ये सारे जो फसल है वो आपके खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। हो सकता है कुछ फसल जो है वो आपको जायद फसल में भी देखे, जो कि गर्मी के मौसम में होते हैं, जैसे मूंग वगैरह, मक्का भी देखा जाता है। लेकिन ये लाइन जो है वो एनसीईआरटी का है, जो क्लास 10 का एनसीईआरटी है, हायर क्लास का, वहाँ से ये लाइन लिया गया है। तो वहाँ पे ये दिया गया है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, आप इसे बस ध्यान रखना। अब है कि रबी और खरीफ के मौसम के बीच में गर्मी के महीनों के दौरान एक छोटा मौसम होता है जिसे जायद मौसम के रूप में जाना जाता है। या जायद के दौरान पैदा होने वाली कुछ फसलें कौन सी है? तो तरबूज, खरबूज, खीरा, सब्जियां और चारा फसलें। देखो ये जो रबी फसल थी वो आपका काटा जा रहा था अप्रैल से जून में, ठीक। और जो खरीफ की फसल थी वो आपका जो है जून जुलाई में। तो ऐसा क्या होता है कि 2 महीने या 2.5 महीने का एक टाइम इंटरवल मिल जाता है, और उसी 2-2.5 महीने में एक छोटा सा फसल जो है वो उगा लिया जाता है। जैसे कि ये सारे सब्जियों के अलावा मूंग की खेती की जाती है, मक्का की खेती की जाती है। तो ये सारे उपजाए जाते हैं और इन्हें जो है क्या बोला जाता है? गर्मा फसल बोला जाता है या जायद फसल। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। पहला है कि धान किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? ऑप्शन है रबी, खरीफ, जायद या व्यावसायिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रबी फसल। सॉरी, खरीफ में जो है धान जो है वो खरीफ का है, क्योंकि ये बारिश की शुरुआत में ही बोई जाती है, तो खरीफ। अगला है कि निम्नलिखित में किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? ऑप्शन है गेहूं, धान, कपास या गन्ना। तो सर्वाधिक खेती जो है वो धान की होती है इंडिया में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है खरीफ की फसल काटी जाती है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि खरीफ की जो फसल है वो बोई जाती है आपका जून जुलाई में, जून जुलाई में, ठीक है। और इसका जो काटने का टाइम होता है वो सितंबर अक्टूबर के बीच में ये काटा जाता है, या फिर जो है नवंबर भी चला जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका नवंबर भी सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया था कि सितंबर अक्टूबर के टाइम में ये काटा जाता है, लेकिन नवंबर का प्रारंभ भी है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये भी क्लिक कर सकते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन है कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो देखिए सरसों जो है वो है रबी फसल, ठीक है। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरसों। बाकी कपास, मूंगफली और मक्का ये जो है खरीफ की फसल में आता है। क्या है कि अगर आप एक को अच्छे से याद रख लो ना तो दूसरा को आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो रबी की फसल में, रबी की फसल जो है उसमें क्या क्या आ रहा है? गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। और सबसे ज़्यादा आपको जो पूछा जाता है गेहूँ, सरसों पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ये 4-5 जो है आप इन्हें याद रख लो कि गेहूँ, सरसों, जौ, चना, मटर, ये सब जो है वो रबी के फसल है। तो आपको जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी। देखिए अगला प्रश्न है कि मक्की की खेती की जाती है खरीफ के मौसम में, रबी के मौसम में, जायद के मौसम में या वर्ष भर। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये टफ हो जाता है और थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है, क्योंकि मक्के जो हैं वो लगभग अब सालों भर देखने को मिलते हैं और जायद के मौसम में भी उगाए जाते हैं। लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर दिया गया था बोर्ड के द्वारा वो खरीफ दिया गया था। और अभी मैंने आपको जो दिखाया कि एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा हुआ है कि मक्का जो है वो खरीफ का फसल है।
इसलिए हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो खरीफ ही मारेंगे। अगर यहाँ पे खरीफ नहीं होता तब हम लोग जो है वो जायद में जा सकते थे या गर्मा फसल में जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे खरीफ ऑप्शन में है, इसलिए मक्की की खेती जो है वो खरीफ के मौसम में होगी, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है? नकदी फसल का मतलब ये होता है कि ये जो फसल होता है वो खाद्यान्न फसल नहीं होते। इनका जो मेन पर्पस होता है कि इनकी उपज करके और इनसे पैसा कमाया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं, धान, बाजरा, मक्का। तो ये तीनों तो नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू जो है एक नकदी फसल है। निम्नलिखित में कौन सा एक फसल व्यापारिक नहीं है? ऑप्शन है गन्ना, कपास, केला, बाजरा। तो गन्ना, कपास और केला ये तीनों जो है वो आपका व्यापारिक फसल में आते हैं, जबकि बाजरा जो है वो खाद्यान्न फसल में आता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा फसल खरीफ की फसल है? सरसों, चावल, गेहूं, जौ। अभी हम लोगों ने देखा था कि सरसों, गेहूं और जौ ये तीनों जो हैं वो रबी के फसल है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा चावल, जो कि एक खरीफ का फसल है। अगला है, रबी फसल के मौसम में निम्नलिखित में कौन सी फसल समूह उगाई जाती है? अब यहाँ पूछा जा रहा है कि रबी फसल के जैसा ही बाकी कौन सी फसल जो है वो उगाए जाते हैं उसी मौसम में। ऑप्शन देखते हैं, चावल, मक्का, गेहूँ, गेहूँ, सरसों, चना, जौ, मक्का, चावल या बाजरा, चना, चावल। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हम लोग अगर एक को देख ले, चावल के बारे में हम लोग को मालूम है कि ये हमारा खरीफ फसल है, और यहाँ पूछा क्या जा रहा है, रबी फसल। तो चावल को आप सिर्फ एलिमिनेट कर दो तो ये तीनों ऑप्शन आपका ऐसे ही कट जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, गेहूँ, सरसों, चना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मखाना बिहार के किस जिले में मुख्यतः उगाई जाती है? देखिए, ये जो मैप दिया हुआ है बुक में, इसमें क्या है कि एक ओवरव्यू बताया गया है कि हाँ इस ज़िले में ये सारे फल या सब्जियां उगाई जाती हैं, लेकिन क्या है कि ये एक ओवरव्यू है, एग्जैक्ट ये सारे नहीं बताया गया। और क्या होता है कि हर एक साल जो है ये कुछ डेटा चेंज होते रहता है, जो कि आप का आर्थिक सर्वे जो बिहार सरकार के द्वारा जारी किया जाता है उसमें बताया जाता है कि कौन सा जिला जो है सर्वाधिक उत्पादन है किस फसल का। तो इसके लिए मैं अलग से एक जो बिहार स्पेशल सीरीज है उसमें एक अलग से वीडियो मैं ले आऊँगा, और अभी बस इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन से फसल जो है वो कहाँ उगाया जाता है। तो मखाना जो है बिहार के किस जिले में उगाया जाता है? ऑप्शन है दरभंगा, कैमूर, गया और जमुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दरभंगा। देखिए, मधुबनी और दरभंगा ये जो दो ज़िले हैं जहाँ वहाँ जो है मखाना उगाया जाता है। ठीक है, मेनली मखाना यहाँ उगाया जाता है। इसके अलावा भी और ज़िले जैसे कटिहार वगैरह में भी मखाना जो है उगाया जा रहा है, और ये लोग टॉप भी कर रहे हैं। तो एक ओवरऑल आइडिया आपको ये होगा कि हाँ ये जो ज़िले हैं यहाँ पे मखाना उगाया जा रहा है। फिर है, केला उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? भोजपुर, वैशाली, बेगूसराय या बांका। तो सबको मालूम होगा कि वैशाली जिला जो है वो केला उत्पादन के लिए जाना जाता है, और गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि यहाँ का जो चिनिया केला है उसे जो है जीआई टैग दिया जाए। अभी ये प्रोसेस में है, आगे देखा जाएगा कि इसे जीआई टैग मिलता है या नहीं मिलता। अगला है कि निम्नलिखित में भोज्य पदार्थ एवं संबंधित राज्यों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक्चुअली क्या है कि बुक में कुछ भोज्य पदार्थ था उनसे रिलेटेड राज्य के नाम दिए गए हैं, तो आप उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जैसे देख लेते हैं, खाखरा और दाल। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दाल बाटी राजस्थान, पाव भाजी महाराष्ट्र और लिट्टी चोखा बिहार। तो लिट्टी चोखा बिहार ये तो करेक्ट है। पाव भाजी या बड़ा पाव ये महाराष्ट्र का भोज्य पदार्थ है। दाल बाटी चूरमा जो है वो राजस्थान का है। खाखरा और दाल ये जो है आपका गुजरात का है, खाखरा फावरा। तो ये जो गुजरात का भोज्य पदार्थ है, तो ये गलत हो जाएगा, आंध्रा नहीं होगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। आंध्रा या जो साउथ का क्षेत्र होता है वहाँ पे जो है आप इडली डोसा ये सारा चीज़ चलता है। वहीं जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे जो है माछ भात चलता है। ठीक है, माछ भात जो है वो ज़्यादा फेमस है। तो इस टाइप की चीज़ें जो है बुक में थोड़ा सा दिया हुआ है, मे बी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए। अब देखते हैं अगले एक्सरसाइज को। अगला जो एक्सरसाइज है अध्याय 11 वो है जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण। इस एक्सरसाइज का अगर समरी की बात करें तो इसमें जो है एक बस छोटा सा कहानी है कि एक हंस को तीर लग जाता है, एक मारने वाला और एक बचाने वाला होता है, और राजा बोलता है कि हाँ बचाने वाले को मिलेगा।
तो मेनली इसमें जो बताया गया कि जंतु और जगत की हमें सुरक्षा करनी चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए हुए हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले इससे रिलेटेड बताया ये गया है कि जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कई जंगलों के विशेष हिस्सों को सरकार ने लोगों के दखल से बचाया है और इन्हें अभयारण्य का रूप दिया है। जो ये मनुष्य क्या है कि जो भी वन है जो इन जंतु का प्राकृतिक आवास है उनको जो है वो नष्ट कर रहा है। तो क्या है कि इनकी जो आवास है वो छीन होने के कारण ये या तो मानव परिवेश में आ जाते हैं या फिर और भी मानव जो है अपने हित के लिए इनका शिकार कर लेते हैं। तो इनका संरक्षण भी ज़रूरी है अगर हमें इकोसिस्टम को बैलेंस में रखना है तो। ठीक है, तो इसी के सुरक्षा के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, अभयारण्य या फिर टाइगर रिजर्व जैसी चीज़ें जो है वो बनाई जाती है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अभयारण्य पश्चिम चंपारण में स्थित है? गोगाविल पक्षी अभयारण्य, कांवर झील पक्षी अभयारण्य, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य या वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य? तो पश्चिम चंपारण में जो है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। वहीं अगर बात करें गोगाविल पक्षी अभयारण्य की तो ये जो है वो आपका कटिहार में है। और कांवर झील की बात करें तो ये आपका कहाँ पे है? ये बेगूसराय में है, बेगूसराय में है। और इसे जो है रामसर स्थल का भी दर्जा दिया गया है। और जो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य है ये आपका मुंगेर में स्थित है। बीपीएससी जो है वो पिछले ही साल 67 या 68 में ये प्रश्न पूछा था कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है कि एशिया में शुद्ध जल वेटलैंड एरिया की सबसे बड़ी झील और पक्षी अभयारण्य वर्ल्ड सेंचुरी कांवर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, पश्चिम चंपारण। तो अभी मैंने बताया कि बेगूसराय में कांवर झील पक्षी अभयारण्य है और इसे जो है रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। कब दर्जा दिया गया था? तो 2020 में जो है इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया। रामसर क्या है? तो ईरान का एक स्थान है जहाँ पे रामसर सम्मेलन हुआ था। ये सारे जो वेटलैंड हैं उन्हें संरक्षित करने के लिए। अब ये है कि ये जो कांवर पक्षी विहार है ये बिहार का पहला है, बिहार का पहला वेटलैंड है। वहीं अगर इंडिया लेवल पे बात करें तो ये जो है इंडिया का 39वां वेटलैंड है जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। आप इसके ईयर को भी याद रखना कि 2020 में जो है इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? नदियों में प्रदूषण से, भूमिगत जल स्तर में कमी से, विलुप्त होने के कगार पर जंतु और पौधे से या वायु प्रदूषण से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलुप्त होने के कगार पर जंतु और पौधे से। इन दोनों के जो भी प्रजाति विलुप्त हो रहा है चाहे वो जंतु के हो या पौधे के, उनसे संबंधित एक आंकड़ा जो है वो रेड डाटा बुक में दर्ज किया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट में पूछा भी गया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बने हुए हैं। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे यही सारा बात किया गया था कि बिहार में भी इस टाइप के अभयारण्य बनाए गए हैं, जैसे बिहार में पश्चिम चंपारण और बेगूसराय में है। तो मैंने इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया। अब आगे बताया ये जा रहा है कि कई जीव जंतु जो है कभी हमारे जंगलों में पाए जाते थे, आज नहीं हैं या उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। उदाहरण के लिए तेंदुआ या गुलाबी सिर वाला बत्तख। तो बहुत सारे ऐसे जो जीव जंतु है वो अब विलुप्त हो गए या विलुप्त होने के कगार पे हैं। तो इनका जो है वो लेखा जोखा कौन रखता है? अब उसी से संबंधित प्रश्न जो है हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार में और जो वन्यजीव अभयारण्य है उन्हें भी एक नज़र में देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य का है, मुंगेर में है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार तो ये गया में है। आप रिलेट करते हैं गौतम बुद्ध से कि वो गया में थे, तो उनका जो उनके नाम पे पक्षी विहार जो बना हुआ है वो गया में है। कांबर झील बताया रामसर साइट है जो बेगूसराय में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो रोहतास में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य एक्चुअली ये आपका रोहतास और जो कैमूर है दोनों के बाउंड्री पे ये फैला हुआ है, इसलिए इसका नाम जो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। आगे है नागी बांध पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये जमुई में है। आगे जो है मैं इसका एक मैप के थ्रू जो है एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि हाँ मैप के थ्रू कि कौन सा कहाँ पे स्थित है।
ठीक है। आप जो है मैप का प्रैक्टिस हालांकि आपको नीड नहीं है, तो आपको मैप के थ्रू बताया जाएगा। जैसे पश्चिम चंपारण है, यहाँ पे आप का वाल्मीकि हो जाएगा। कैमूर का जो एरिया है, तो कैमूर में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, इस टाइप का एक अलग से मैं वीडियो जो है बिहार स्पेशल सीरीज के तहत ले आऊँगा। आगे अगर बात करें नकटी डैम की, तो ये भी जो है जमुई में है। तो आप याद रखना नागी नकटी, ये दोनों जो वन्यजीव अभयारण्य या पक्षी विहार है, ये कहाँ स्थित है, ये जमुई में है। फिर बात करते हैं पंत वन्यजीव अभयारण्य की, जिसे जो राजगीर वन्यजीव अभयारण्य भी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है, नालंदा में स्थित है। ये काफ़ी पूछा जाता है। नाम तो है उदयपुर, ठीक है, लग रहा है कि राजस्थान को रिलेट करेगा, लेकिन उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपका पश्चिम चंपारण में स्थित है। वहीं वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। विक्रमशिला जो है वो आपका भागलपुर में है, विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य। और आपको मालूम होना चाहिए कि डॉल्फिन जो है वो बिहार का राजकीय पशु, जलीय पशु तो है ही, ये भारत का भी जो है वो जलीय पशु है। अगला है बरेला झील सालिम अली पक्षी वन्यजीव अभयारण्य। तो आप इतना भी याद रख सकते हो, सलीम अली पक्षी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो वैशाली में है। वहीं कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य जो है ये दरभंगा में स्थित है। और गोगाबिल पक्षी अभयारण्य जो है ये कटिहार में स्थित है। तो आप इन सारे वन्यजीव अभयारण्य को जो है एक नज़र भी ज़रूर देख लेना। अब बात करते हैं इस से रिलेटेड क्वेश्चन की, जो मैंने बात कर रहा था कि जंतु जगत को संरक्षण करने के लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, और ये कार्य करता कौन है। तो एक रेड डेटा बुक जारी किया जाता है। तो कौन जारी करता है इस रेड डेटा बुक को? ऑप्शन है USEPA अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, विश्व वन्यजीव कोष, या IGVP। तो इसका सही आंसर हो जाएगा IUCN, अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, IUCN। उसके द्वारा जो है ये संरक्षण का काम किया जाता है, प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ इसका जो है हिंदी में पूरा नाम है। और ये जो है रेड डेटा बुक जारी करता है। अगर बात करें IUCN की, तो इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाता है कि वो कहाँ स्थित है। तो वो स्विट्जरलैंड के ग्लांड में स्थित है, आप ये ध्यान रखिएगा। आगे पूछा जा रहा है वैसे जीव जंतु जो हमारे जंगलों से विलुप्त हो गया है, उन्हें IUCN रेड सूची में किस वर्ग में रखा जाता है। देखो अभी हम लोगों ने ये जो पढ़ा था कि कई जीव जंतु जो कभी हमारे जंगलों में पाए जाते थे आज नहीं है, या उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। तो ये जो लाइन है इसके लिए एक प्रॉपर टर्म दिया गया है IUCN में। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि वैसे जीव जंतु जो हमारे जंगलों से विलुप्त हो गए हैं, उन्हें IUCN रेड सूची में किस वर्ग में रखा जाता है। ऑप्शन है विलुप्त, जंगल से विलुप्त, गंभीर रूप से विलुप्त प्राय, या असुरक्षित। तो इसे जो है वो बोला जाता है जंगल से विलुप्त, इंडेंजर फ्रॉम वाइल्ड लाइफ, एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ, इस टाइप का जो है इसके लिए टर्म यूज होता है EW। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 7 टाइप का जो है IUCN के द्वारा वो कैटेगरी बांटा गया है, जो वन्यजीव जो हैं उनके लिए। अगर पहले इसे भी अगर ब्रॉड में देखें तो पहले तो 3 टाइप का है कि हाँ ये खतरे से बाहर है, संकटग्रस्त हैं और विलुप्त हैं। तो खतरे से बाहर में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लिस्ट कंसर्न और एक होता है आपका संकट। यहाँ पे आप देख सकते हो उसी को बताया गया है कि एक होता है कि संकट तो है उस पर, और दूसरा है कि संरक्षण पर निर्भर है। ये जो है नियर टू थ्रेट बोला जाता है इसे, NT। फिर उसके बाद आता है संकटग्रस्त, मतलब वनरेबल, जिन्हें जो है सुरक्षा की ज़रूरत है, अगर उन्हें सुरक्षा नहीं दिया जाए तो उनकी संख्या और कम हो जाएगी। उसके बाद आता है इंडेंजर, अर्थात विलुप्त प्राय, इनकी संख्या बहुत तेज़ी से गायब होती रहती है, इससे जो है विलुप्त प्राय। उसके बाद फिर गंभीर रूप से विलुप्त प्राय, और फिर और भी अगर ज़्यादा हो जाता है, जैसे ये प्राकृतिक आवास में नहीं पाए जाते हैं, तो फिर उन्हें जो है जंगल से भी विलुप्त मान लिया जाता है। और उसके बाद भी अगर जंगल से विलुप्त होने के बाद बहुत वर्षों तक अगर वो नहीं दिखते तो उन्हें फिर विलुप्त घोषित कर दिया जाता है, एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया जाता है। तो ये जो है वो IUCN के द्वारा 7 कैटेगरी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं को रखा जाता है।
हो सकता है आप से जो है इतना डिटेल में ना पूछे, लेकिन आप ये ज़रूर याद रख सकते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ था कि अगर कोई भी जीव जंतु अपने जंगल से विलुप्त हो गया है तो उसे जो है EW श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात एक्सटिंक्ट टू वाइल्ड लाइफ, अर्थात जंगल से विलुप्त। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो बताया गया है वो बिश्नोई समुदाय के बारे में पूछा गया है कि बिश्नोई समुदाय जो है वो किस राज्य की जनजाति है। ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या हिमाचल प्रदेश। तो बिश्नोई प्रजाति जो है वो बिलोंग करती है राजस्थान से, और ये जो समुदाय है एक जनजातीय समुदाय है जो कि जीव जंतुओं के संरक्षण का काम करता है। इनके एक गुरु, इनका अगर पहले अर्थ देख ले तो इनका अर्थ होता है 29। ये यूनिक लग रहा है, कारण ये कि इनके जो एक गुरु थे, गुरु जम्भा जी, उन्होंने जो है इन लोगों को कुछ उपदेश दिए थे, 29 बातें बताई थी, और उसमें एक था जीव जंतुओं की देखभाल करना, और जो ये लोग प्रमुखता से निभाते हैं और ये प्रकृति प्रेमी है। ये जो मतलब बिश्नोई समुदाय के बारे में बोला जाता है कि ये चिंकारा या फिर सांभर इस टाइप की जो जीव जंतु है वहाँ पे खुले में घूमते हैं। यहाँ तक कि वहाँ जो है इनको जो दूध वगैरह भी पिलाया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाया जाता है, उस टाइप के भी चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, सांभर वगैरह जो जीव जंतु है उन्हें। और आपको मालूम होगा कि जो काला हिरन को मारने की घटना थी सलमान खान के द्वारा, जो है उसका सबसे ज़्यादा विरोध जो है वो इसी समुदाय के द्वारा किया गया था। तो ये जो है इससे रिलेटेड था, आप ये ध्यान रखिएगा। बिश्नोई समुदाय जो है वो किस राज्य से हैं, तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को, चैनल को जो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। दोस्तों अभी कुछ टाइम का इशू आ रहा है जिसके कारण जो है वो भी डेली बेसिस पे वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ आपका संडे के पहले जो है वो ये 5 क्लास का जो है सारा एक्सरसाइज वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें और चैनल से जुड़े हुए रहें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।